जो मतलब आत्मा तत्व से ही मतलब क्यों सेल्युलर डिवीजन दिखा गया, और लंबिकाग्र चक्र से क्यों पार्ट टू टू सेल्युलर रिप्रोडक्शन वो क्यों देखा गया? मतलब वाई आत्मा तत्व या अच्छा, और कौन सहस्रार? से तत्व में इतनी शक्ति है? आत्मा तत्व तो मतलब इधर व्यक्ति के शरीर से आत्मा बाहर गई, उधर उसकी हम्म। पूरी हम्म। फंक्शनिंग बॉडी एक सेकंड में रुक जाती है। इट इज लाइक कि आप मोबाइल फोन की बैटरी अलग कर दो या बैटरी हम्म। डिस्चार्ज कर दो, जी। तो भले ही चाहे दुनिया का सबसे महंगा फोन हो, एक सेकंड में खत्म। हम्म। कृष्ण जी के पैर में तीर लगा, कृष्ण जी मर गए। जी। कृष्ण जी मर गए। हम्म। रामचंद्र जी ने जल समाधि ले ली, रामचंद्र जी मर गए। परशुराम जी आज तक नहीं मरे, हनुमान जी नहीं मरे, सुग्रीव नहीं मरे, अंगद नहीं मरे। ऐसे करके तमाम लोगों के डिस्क्रिप्शन है जो लोग आज तक नहीं मरे। आगे भविष्य में कम मरेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, बट वो मर नहीं रहे। परपीचुअल आइटम क्या है? वो कौन सा आइटम है जो कृष्ण के पास नहीं है और इन लोगों के पास है, राम के पास नहीं है इन लोगों के पास है? कोई तो रीजन होगा ना। हम्म। वो रीजन ही आत्मा का वजह से है। वो आज तक अपनी फॉर्म को रिटेन करे हुए हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कृष्ण जो है वो हनुमान की तरह से परपीचुअल बन जाते? जी। पर वो नहीं बने। रामचंद्र जी जब हम्म। हनुमान को मिले पहली बार, तो हनुमान जी ने तुरंत अपना साइज बड़ा करा और उनको बिठाया अपने कंधों पे, राम और लक्ष्मण को, और उड़ के हम्म। सुग्रीव के पास पहुंच गए। जी। अब अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को देखूं तो मैं बोलूंगा कि राम के पास में उड़ने की पावर क्यों नहीं थी? भगवान तो राम है। राम। हम हाँ। हमने राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद जो गिराकर जो बनाया, तो हमने राम को भगवान बोला ना, हनुमान को तो नहीं जी। बोला। तो राम के पास पावर नहीं थी, हनुमान के पास पावर थी। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हम्म। जी। ये जो वेरिएशन है, इस हम्म। वेरिएशन का कॉज जो है वो आत्मा ही है। ये जी। आत्मा का डिसीजन है हम्म। कि वो अपने आप को परपीचुअल बनाना चाहती है या फंक्शनल बनाना चाहती है, क्या करना चाहती है। अगर मुझे उसकी बात में सोचना पड़े तो मैं बोलूंगा कि राम से पहले राम का नाम किसके पास में था? हम्म। परशुराम के। वो भी राम थे, उनके हाथ में परशु था। मेरी बात समझा पाया? जी। तो मैंने बोला कि आपको कि जब आपने अपने बच्चों का नाम रखा तो किसके नाम के ऊपर रखा? तो राम का नाम किसके नाम के ऊपर रखा गया था? परशुराम के, क्योंकि उससे पहले वही राम थे। परशुराम का नाम किसने रखा और क्यों रखा? हम्म। क्योंकि वही कोई और भी होगा। पहले व्यक्ति का नाम कैसे आया, वो मैंने दुर्गा सप्तशती रहस्य से बता दिया कि माता जी आपने मुझे उत्पन्न करा, मेरा नाम और कर्म बताइए। तो पहले व्यक्ति से कनेक्ट होने की प्रक्रिया जो है वो क्लियर हो गई। तो हमारे यहाँ इसको कहते हैं मॉडलिंग। इस टर्म को ही मॉडलिंग कहते हैं। हाउ वुड यू डिसाइन अ मॉडल? सो हम्म। मॉडल के अंदर आप कुछ एग्जाम्स और थ्योरम्स बनाते हैं। एग्जाम्स होते हैं अजम्पशंस, जी। और उसके साथ में थ्योरम्स होती है जो उन अजम्पशंस को जोड़कर एक लार्जर पर्पस बनाते हैं। तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का एस्पेक्ट है। तो आप जब किसी सब्जेक्ट को क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके आसपास जितने भी आइटम्स हैं उन सब पर क्वेश्चन करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमेशा के लिए।
मैं मेरी बात समझा पाया? तो पहला पार्ट क्या बैठा? पहला पार्ट बैठा कि आपने जो है वो आत्मा को हटाकर, टोटल द्रव्य तो 9 ही है, हम्म, किसी भी द्रव्य को देखिए कि उसके अंदर क्या पावर है। हम्म, तो अब आपको पता चलेगा कि भाई आत्मा और लंबिकाग्र चक्र, वो भी आत्मा को ही एक साथ इकट्ठा कर रहा है। तो माने हम्म, संस्कृत में, आयुर्वेद में एक टर्म है, हम्म, आयुर्वेद कहता है कि आयु क्या है? तो आयु जो है वो टाइम है, जो मतलब एक टाइम ड्यूरेशन है, जी, जो आत्मा प्लस 5 एलिमेंट्स प्लस 5 सेंसेस प्लस डायरेक्शन प्लस मन, इन सबको एक बबल के जैसा एक साथ कुछ सीमित अवधि के लिए होल्ड करता है। तो पावर किसकी है? आत्मा की। होल्ड कौन कर रहा है? आयु। आयु किसकी डोमेन है? लंबिकाग्र चक्र यानी काल की। तो जी, काल को भी बल कौन दे रहा है? आत्मा। आत्मा को हम्म, एक सीमित अवधि तक रोक के कौन रखा हुआ है? काल। हम्म, तो जब जी, मैं टर्म यूज करता हूं महाकाली, हम्म, उसका मतलब ये नहीं होता कि ये जो है ब्लैक कलर की है। हम्म, उसका मतलब है वो टाइम की डोमेन है, टाइम की कंट्रोलर है, लंबिकाग्र चक्र है, हम्म, पूरे ब्रह्मांड का लंबिकाग्र चक्र है। सब कुछ वही कंट्रोल कर रही है, जन्म लेने की प्रक्रिया वही बाहर निकाल रही है। तो आत्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं। और आत्मा अननोन है, उसको आज तक कोई नहीं जान पाया। हम्म, लेकिन जब आप आत्मा का चिंतन बहुत ज्यादा करना शुरू करते हैं, तब आपके अंदर सुपर पावर्स आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे मेरी सुपर पावर ये है कि मुझे मुझे नॉलेज दिखते ही उससे कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है। आप मुझसे होम्योपैथी पे बात करिए, आयुर्वेद पे बात करिए, बायोलॉजी पे बात करिए, केमिस्ट्री पे बात करिए, एंथ्रोपोलॉजी पे बात करिए, पॉलिटिकल साइंस पे बात करिए, कुछ भी आप बात करिए, जब भी आप मुझसे कुछ जानने के लिए क्वेश्चन करेंगे, मैं या तो तुरंत आपको ऑन दी स्पॉट आंसर दे दूंगा, या मैं कहूंगा मैम मुझे कल तक का समय दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। कल जी, तक मैं कम से कम 10 बार अपनी आत्मा को आवाज मार के पूछूंगा, भाई इसका आंसर क्या देना है, ये तो बता दे। फिर वो मुझे आंसर देगी। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सही पॉइंट बता। फिर मैं गूगल कर लूंगा या कुछ भी कर लूंगा, उसके ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म को देखूंगा, सोर्स कोड मुझे मेरी आत्मा ही बता रही है। बट ये ऐसा नहीं है कि ये आत्मा सिर्फ मुझे बता रही है, ये एक ऐसा एस्पेक्ट है, आप उसे ट्रेन करेंगे आप भी कर सकते हैं। कैसे ट्रेन करते हैं? अपने आप को, अपनी आवाज को सुनने के लिए ट्रेन करना पड़ेगा ना। ये मैं लगातार कह रहा हूं, पहले दिन से मैं एक ही बात बोल रहा हूं, आपको आपके अपने अंदर की आवाज को सुनना पड़ेगा। नहीं समझ में आए तो बड़ा आसान तरीका बताता हूं आपको। जिस समय कोई भी आसपास ना हो, अपने घर की हम्म, छत पे या आसपास कोई ऐसी खाली जगह हो जहां कोई नहीं हो, तो हम्म, खूब जोर जोर से चीखिए, चिन्मयी सतपति इधर आओ, चिन्मयी सतपति इधर आओ। ऐसा हम्म, कुछ दिन रोज करके देखिए। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, अगर कोई व्यक्ति पूरी तरीके से भाग्यहीन होगा, जी, तो भी उसका भाग्य चल के उसके पास आ जाएगा। और यहां तो आप अपने स्वयं को आवाज दे रहे हैं। अब चिन्मयी सतपति एज ए मदर, चिन्मयी सतपति एज ए डॉटर, चिन्मयी सतपति एज ए वाइफ, चिन्मयी सतपति एज ए सिटीजन ऑफ अ कंट्री,
आप कौन सी डोमेन को आवाज दे रही हैं? चिन्मयी सतपति एज ए आत्मा, द अननोन एंड इनफाइनाइट पार्ट ऑफ चिन्मयी, विच कीप्स टेकिंग बर्थ फॉर एजेस एंड एजेस टुगेदर। आप अपनी उस फॉर्म को इन्वोक कर रही हैं। तो कुछ नहीं, सिर्फ आवाज देंगे तो भी आएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं भगवान को आवाज देता हूं तो भगवान भी सामने आके खड़ा हो जाता है। भाई क्यों पुकार रहा है, इतना क्यों बोल रहा है? तूने 9 पुरुष चरण कर लिए, 10 पुरुष चरण कर लिए, मैं आ गया सामने, बता कैसे आना है। आ जाता है। तो जब भगवान आ सकता है तो आपकी आत्मा क्यों नहीं आ सकती? इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर निकल के आ जाएगी। आपको आपके लार्जर रिफ्लेक्शंस पता चलने शुरू होंगे। यू हैव अ इनफाइनाइट पार्ट। अभी आपको सिर्फ सीमित रोल पता चले, बट अगर आप अपना इनफाइनाइट पार्ट को जानना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। एक वो मूवी आई थी लूसी, मार्वल कॉमिक्स में, अगर आपने देखा हो। नेटफ्लिक्स पे है आई थिंक, शायद। नेटफ्लिक्स पे नहीं, हॉटस्टार पे है। उसमें कोई ब्लू कलर का केमिकल था, ड्रग्स की बेस्ड स्टोरी थी। तो एक ऐसा ड्रग बन गया जिससे कि एक व्यक्ति का इनफाइनाइट पोटेंशियल जाग गया। तो वो इनफाइनाइट पोटेंशियल ड्रग से जाग ही नहीं सकता, क्योंकि ड्रग्स तो मटेरियल फॉर्म हो गया। कोई मटेरियल फॉर्म इतनी केपेबल है ही नहीं कि वो आपको जो है इनफाइनाइट बना दे। ये तो उल जलूल कहानियां हैं वाहियात से साइंटिस्ट की, जिनको की। और इंडिया में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ ही सिर्फ इसलिए बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली अपनी आत्मा के ऊपर ही काम करते चले गए। इसलिए देवर साइंटिफिकली वेरी एडवांस। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो जितना बबल है आप देखना, 2 साल मैक्सिमम, 227 से ज्यादा मुझे इसकी आयु ही नहीं दिख रही। आप एस्ट्रोलॉजी कर लिएगा तो उसमें जन्म पत्री बनाए तो फ्रेश माइंड से किसी भी दिन सुबह उठ के सवाल करिएगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चल रहा है ये कितने समय चलेगा, इसकी आयु कितनी है। आपको 3 साल से ज्यादा इसकी आयु ही नहीं दिखेगी। और हो और कुछ नहीं रहा है। हो ये रहा है कि एक इम्बैलेंस बन गया कंप्यूटर और नॉन कंप्यूटर का। जी। वो इम्बैलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या होगा? जितनी भी कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज को निकाल देंगी, रखेंगी केवल उनको जो कंप्यूटर जानते हैं। जानते हैं, मतलब एआई जानते हैं, केवल उनको रखेंगी, बाकी सबको निकाल देंगी। अब ये जब काम होगा तो पूरी दुनिया में जो 30 करोड़ लोग हैं उनका मोह भंग हो जाएगा। रोटी सबको खानी है, खाना सबको खाना है। तो कंप्यूटर से काम नहीं मिलेगा तो या तो वो अपने आप को एआई में ट्रांसफॉर्म करेंगे या कोई नई चीज सोचेंगे, कुछ नया ट्राई करते हैं। तो वो कुछ नया करने की वजह से नई स्ट्रीम्स इमर्ज होना शुरू हो जाएंगी। और वो नई स्ट्रीम विल बी दी फाउंडेशन। उसमें से एक स्ट्रीम में मंत्र चिकित्सा की बात कर रहा हूं। जी। उसमें से एक स्ट्रीम में मंत्र चिकित्सा की काम बात कर रहा हूं। तो मेरा विजन ये है कि आने वाले टाइम में मैं मंत्र चिकित्सा और इस आत्मा के सिस्टम को इतना बड़ा कर दूं कि पूरी दुनिया के 2 डिवीजन हो जाएं। एक वो लोग जो आत्मा को स्वीकार करते हैं और एक वो लोग जो आत्मा को स्वीकार ही नहीं करते। एक आस्तिक दर्शन, एक नास्तिक दर्शन। कम्युनिस्ट इज प्राइमरली नास्तिक दर्शन। बट जितनी भी प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग और ये तमाम फॉर्म्स ऑफ हीलिंग की बात हो रही है, ये सब नास्तिक दर्शन से ही आई है। आपका आस्तिक दर्शन तो आत्मा पे बात ही नहीं कर रहा। भाई जिस तरह से मैं आपको दुर्गा सप्तशती पढ़ा रहा हूं, आज तक कभी आपने किसी को सुना इस तरह से बात भी करते हुए? कि मैं एक एक पॉइंट को पकड़ के आपके सामने रख रहा हूँ। वो सबके लिए एक पूजा की किताब है, पूजा करो, धूप बत्ती जलाओ, दीपक जलाओ, बात खत्म, हो गया, कहानी खत्म। बट हमारे देश के ऋषि मुनि बेवकूफ थोड़ी थे कि हम उसके नाम गोत्र आज तक धारण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस आत्मा तत्व पे रिसर्च करी थी। उसके बाद ये रिसर्च डॉक्यूमेंट्स के तौर पे दुर्गा सप्तशती वेद पुराण लिखे गए थे।
बट हम उसको उस तरह से देख ही नहीं रहे। तो जब मैं स्टोरी देखता था तो मैं देखता था कि अरे वो इंद्र को बलि ने बंदी बना लिया, अब स्वर्ग का राजा इंद्र नहीं बलि हो गया। तो ये जो फाइट चल रही थी, ये फाइट किसकी थी? बोले जी एक आस्तिक वाले एक नास्तिक वाले। तो नास्तिक वाले क्या कर रहे थे, आस्तिक वाले क्या कर रहे, ऐसे करके मैंने अपनी क्वेश्चनिंग शुरू करी। तो मैं कहा इनका सोर्स कोड क्या है? अभी तो ये विष्णु जी जो है ये प्रहलाद को आशीर्वाद दे रहे हैं, अभी ये विष्णु जी जो है ये दूसरे इंद्र को आशीर्वाद दे रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं ये? देन आई रियलाइज कि एक आत्मा की फॉर्म है, और वो फॉर्म फिनोमिनल फॉर्म है, इन द सेंस कि वो फॉर्म मेरी इनफाइनाइट फॉर्म है, और मैं मेरे इनफाइनाइट को ही नहीं जगा रहा, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं है। तो जब आप हनुमान की स्टोरी पढ़ते हैं तो जामवंत उनको उनकी इनफाइनाइट फॉर्म के बारे में बताता है कि तू अपने आप को जानता ही नहीं है, तू तो साक्षात वायु का पुत्र है। अब वो वायु का पुत्र होने का मतलब ये थोड़ी है कि वायु ने उसकी मदर को कंसीव करवा दिया। दैट्स एब्सोल्यूट बुलशिट। और मतलब मानसिक सृष्टि करने के हिसाब से जिस देश में सिद्धांत दे रखे हो कि आप मन से विचार करके वो चीज कर सकते हो, उसको एक फिजिकल प्रेगनेंसी पे कन्वर्ट कर दिया। तो वो तो सबसे बड़ा मजाक था। भाई आप सोचिए कि अगर कोई महिला कृष्ण जैसे बच्चे को पैदा कर सकती है, तो महिला की पावर्स क्या क्या होंगी, उसका थॉट प्रोसेस क्या होगा? आदमी को एक घरवाली नहीं संभल रही, अगले को 16,000 घरवाली संभालनी है। थॉट प्रोसेस क्या होगा? ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण कोई चारित्रिक दोष हो या चरित्रहीन व्यक्ति हो, ऐसा तो कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं मिलता। तो 16,000 पत्नियों का करेंगे क्या? तो कृष्ण ने अपने टाइम में 16,000 वेद की ऋचाओं को जागृत करा था, और उनको समाज में वो मान सम्मान मिला था जो फिनोमिनल था। तो उन्होंने वेद पे ऐसी रिसर्च करी थी जिसकी वजह से था। अब उसको किताब वालों ने जो है, मतलब मुझे कृष्ण से ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नहीं दिखता कि जो बच्चा 12 साल की उम्र में हाथी को सूंड से पकड़ के फेंक रहा है, हम्म, हम्म, उसको घर घर का रोमियो बना दिया। पूरा इस्कॉन कृष्ण को रोमियो बनाने पे ही तुला हुआ है। कृष्ण तो अपने आप में एक चमत्कार थे, तो चमत्कार की जननी में कितना चमत्कार होगा सोचिए। तो वो जो पावर्स थी, और हमारे यहाँ क्या हुआ, ये टेक्स्ट ने जब से भगवान बन की टर्म बनाई है, उसने टीचर और मदर का रोल प्ले ही खत्म कर दिया। आपकी फ्रेंड्स भी आपसे पूछते होंगे या आपके रिलेशन में पूछते होंगे, ओ चिन्मय व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? नो आई एम जस्ट एट होम, आई एम जस्ट हेल्पिंग द किड्स टू रेज। ओ अच्छा, नाउ यू आर अ होम मेकर, ओके, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। अबे घर में काम नहीं होता क्या? उसकी वैल्यू नहीं होती? बच्चों को हेल्दी बनाना काम नहीं होता? बट हमने क्या करा, उस वैल्यू को डाइल्यूट कर दिया। किस चीज की वैल्यू बढ़ा दी? नौकरी करने की। तो स्ट्रक्चरल एम्बिगिटी हो गई ना। हम्म, मैं निश्चिंत होके अपने जॉब पे तब जा सकता हूं जब मेरी पत्नी मेरा पूरा काम संभाल ले। अब पूरा काम क्या है? मेरे अगर दो बच्चे हैं तो उनको बेस्ट पॉसिबल शिक्षा देना। क्यों देना? क्योंकि भविष्य में मुझे ओल्ड एज होम में ना रहना पड़े। हम्म, ये ओल्ड एज होम विदेशों का संस्कार है, भारत का संस्कार नहीं है। हम तो उस संस्कार में पले बड़े थे कि हम अपने दादा दादी सबके साथ में हैं। अब आप सोचिए कि अगर आपको आज ये पता चले कि आपको भविष्य में एक ओल्ड एज होम में अपनी जिंदगी बितानी है, आपकी लाइफ का डिप्रेशन स्टार्ट हो गया ना।
आपकी लाइफ का डिप्रेशन स्टार्ट हो गया। नहीं भाई, इतने पैसे जोड़ लो ताकि कल को तो ओल्ड एज होम में रहना है, इतना ये जोड़ लो, इतना वो जोड़ लो, और रात दिन काम करो, 5 दिन की ये वाली नौकरी करो, एक सैटरडे को यहाँ पर नौकरी करेंगे, संडे को ऐसे ओवर टाइम करेंगे, कर करके जो है पैसे कमाएंगे, वो पैसे का 70% टैक्स दे देंगे। उस टैक्स पे करने के बदले अमेरिका हमारे को एक मेडिक्लेम कार्ड दे देगा। उस मेडिक्लेम कार्ड से हम सारी जिंदगी अगर बीमार पड़े तो उसके हिसाब से, और कभी कुछ नहीं कर पाए तो हमें कुछ पेंशन दे देगा। दैट्स व्हाट अमेरिका इज। पर क्या ये सफिशिएंट सफरिंग है? मैं अपनी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही बनाऊं इस तरीके से कि आई शुड मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट इन द लाइफ ऑफ अदर्स, सो दैट दे मीनिंगफुली टेक केयर ऑफ मी। हमारे यहाँ जो गुरुकुल कॉन्सेप्ट था उसको आप ध्यान से देखें तो वो किस तरह से काम करता था। हमने अपने 25-25 साल के 4 आश्रम डिफाइन करे कि जब मैं पहले 25 साल का हूंगा तो मेरा काम है एजुकेशन लेना, तो मुझे पढ़ाई करनी है बस, और कुछ नहीं करना। दूसरे 25 साल में मुझे शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, और बच्चों को शादी लायक रेडी करना है। सेकंड पार्ट हो गया। अब आपने बच्चों को तैयार कर दिया, उनको फ्रीडम दे दी। नेक्स्ट 25 साल यानी 50 साल से 75 साल का जो एज ब्रैकेट है, उसमें 15 दिन जंगलों में रहना है, 15 दिन घर पे रहना है। जंगल में क्या है? गुरुकुल है। गुरुकुल में क्या है? बच्चे हैं। 15 दिन बच्चों को पढ़ाना है, और 15 दिन अपने बच्चों को देखना है। अब आप सोचिए, उस समय बच्चे अपने करियर और अपनी शादी के टाइम पर है। अब आप बच्चों की सास बन गई थोड़ी देर के लिए, आप हर समय ही घर में घुसे हुए हैं, तो बच्चों की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। आप 15 दिन के लिए बाहर गए, अलग अलग बच्चों को मिले, उनको अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करे। ऐसा अपने 50 साल से लेकर 75 साल की एज तक करा। जब आपको 75 साल हो गए तो आपने फुल टाइम जंगल के जो गुरुकुल थे उसमें रहने के हिसाब से काम करा। वहां पर वो बच्चे जिनको आपने पिछले 25 साल में डेवलप करा था, थोड़े थोड़े टाइम और एनर्जी देकर, अब वो बच्चे मीनिंगफुल असेट बन गए। वो इंस्टीट्यूशन मीनिंगफुल असेट बन गया। एंड नाउ दे आर टेकिंग केयर ऑफ यू फ्रॉम एज 75 टू एज 100। जब आप हर जगह मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड यू डोंट हैव फियर, आपको एजिंग ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे गुरुजी 100 साल में परफेक्टली चलते हुए गए। रात को मतलब जिस दिन वो गए उससे पहले वाले दिन में उन्होंने पेशेंट्स देखे, और अगले दिन सुबह वॉक करी। वॉक करने के बाद वो टॉयलेट गए, टॉयलेट जाने के टाइम पर उनको घबराहट हुई, उनको सडनली डॉक्टर के पास लेकर गए, रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। तो दैट वाज द इवेंट। तो 100 साल का व्यक्ति मोहताज नहीं होता। ऐसा मैंने लाइव अपने सामने कई लोग देखे जो 100 से 120 साल के थे, 100% इंडिपेंडेंट। देवर 100% इंडिपेंडेंट बिकॉज देवर फियरलेस। उनको कोई एंजाइटी नहीं थी, उनको ये परेशानी नहीं थी कि कौन मेरा ध्यान रखेगा कौन नहीं करेगा, बच्चे पूछेंगे नहीं पूछेंगे, इनके बच्चों के साथ मेरी मेरी सेटिंग होगी नहीं होगी। नो, एवरीथिंग वाज स्ट्रीमलाइंड। हम एक खूबसूरत कल्चर को छोड़ के एक जाहिलों वाले कल्चर में फंस गए, और फिर हमने डिवाइन नॉलेज भी खो दी। पर ये सारी परपिचुअलिटी के लिए जो एनर्जी चाहिए कहां से मिल रही है? केवल आत्मा से। क्योंकि आपके पास कोई आंसर ही नहीं है कि ये सेलुलर रिप्रोडक्शन जो है हो कैसे रहा है। आपको क्या पता है हो क्या रहा है, होता कैसे है, और इसके लिए एनर्जी कहां से आ रही है? आपको एक प्रेगनेंसी के बारे में पता है, उस एक प्रेगनेंसी में आपका कितना एनर्जी खर्च हुआ,
कितना बॉडी ट्रांसफॉर्म हुआ, ये आपको पता है। बट अगर आपको 100 ट्रिलियन प्रेगनेंसीज ऑब्जर्व करनी है, तो आप सोचिए कितना एफर्ट हो गया। हम्म, तो 100 ट्रिलियन प्रेगनेंसीज को ऑब्जर्व करने वाली मदर को ऑब्जर्व करिए। अभी आप दादी नानी को ऑब्जर्व करते हैं इतने टाइम बाद। थोड़ी देर इमेजिन करिए कि वो दादी नानी कभी बूढ़ी ना हो, हम्म, हर एक साइकिल के बाद वो उतना मल्टीप्लाई कर दे। ऐसे वो परपीचुअल दादी नानी जहां तक आप कनेक्ट होंगे, वो महालक्ष्मी हो गए। जी। तो जब महालक्ष्मी को आप दादी नानी के तौर पे विजुलाइज करना शुरू करेंगे, उनसे कनेक्ट करेंगे, तब आपकी स्पिरिचुअल पावर्स या पावर्स बिकॉज ऑफ आत्मा इंप्रोवाइज होंगी। सेलुलर रिप्रोडक्शन की पावर है, आपने सेलुलर रिप्रोडक्शन को अटेंशन करा ब्रेन में, आपके न्यूरॉन्स बढ़ने शुरू हो गए। जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। आपने सेलुलर जो रिप्रोडक्शन जो है उसको अटेंशन दी अपने पैनक्रियाज में, आपके शरीर के भीतर खून बढ़ना शुरू हो गया। जब भी कोई आपको देखेगा बिल्कुल टमाटर जैसे लाल गाल, जैसे छोटे बच्चे को हम कहते हैं ना, वो ऐसे उसको वो करते हैं वुगली वुगली टाइप का, ऐसे वो बच्चे जो हैं उसको दिखेंगे। मेरे गुरुजी का मैंने लाइव एग्जाम्पल बोलता हूँ, सबसे बड़ा चमत्कार, उनके पैर देखिए और एक जस्ट बॉर्न बेबी उसके पैर देखिए। मेरे गुरुजी के पैर उतने ही सुंदर थे, उसमें कोई वो क्रैक्स नहीं थे, कुछ नहीं था। 100 साल के व्यक्ति के पैर में कोई एक वो भी नहीं था, एक क्रैक नहीं था, बिल्कुल ऐसा जैसे बेबी स्किन हो। तो कितना ध्यान रखते होंगे वो अपना। जो व्यक्ति दिगंबर रहा हो 11 साल, 100 साल की उम्र में गया हो, कितनी लाइफ के ऐसे सिचुएशंस होती हो कि जब वो पता चले नहा ही नहीं पाए, मैल जम रहा होगा शरीर पे, बाल बराबर भी तो मैल नहीं था, कहीं भी शरीर में हाथ लगा के रगड़ते रहो उनके पैरों को कि हाँ भाई थोड़ी देर में तो इसमें से भी मैल निकलेगा, मजाले मैल का एक कण भी निकल जाए। ऐसे चमत्कारी थे। तो इसका मतलब कि अगर वो कर सकते हैं, वो कोई भगवान तो थे नहीं, इंसान थे, इंसान की तरह से पैदा हुए थे, लोगों के बीच में रह के उन्होंने चीजें सीखी थी। पर इम्प्लीमेंटर जो है वो बड़े फिनोमिनल थे। जो चीज उन्होंने करी, तो मैंने एक दफे बोला हम्म, था उनको, मैंने गुरुजी ये एक गांव आपने तैयार कर दिया, देश में 6 लाख गांव हैं, कितने गुरुजी लाएंगे और कितने तैयारी करेंगे? बोले बेटे मैंने एक में काम कर दिया ना, बहुत है। मैंने किसी चीज का ठेका नहीं लिया, जब होगा तो 6 लाख के 6 लाख गांव इस देश के बदल जाएंगे। और उनका क्या था, वो हमेशा में ये बोलते थे कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जुड़ जाएगा तब मैं शरीर छोड़ूंगा। तो अभी मैं 15-20 साल नहीं जा रहा। और फिर उन्होंने वो शरीर छोड़ दिया एकदम। एकदम से ऐसा हुआ कि गुरुजी की डेथ की खबर आ गई हमारे को। तो पहले तो कुछ महीने इतना गुस्सा आता था कि बताओ कैसा झूठे आदमी को मैंने अपना गुरु बना लिया। मतलब लिटरली बता रहा हूं, मैं तो अपने इमोशनल उसके तौर पे कह रहा हूं कि आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाए एंड सडनली वो आपकी बैकबोन जो है वो हट जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी। पर जब जब मैं क्वेश्चन करता था, मेरे अंदर की आवाज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर बोलती थी। गुरुजी के जाने के पहले तो 10 में से 3 बार बोलती थी, जाने के बाद 10 में से 8 बार बोलनी शुरू हो गई, लाउड एंड क्लियर। जी। इतनी लाउड एंड क्लियर कि मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं बोलूं मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा, कोई बिल्कुल साफ साफ बोलता है। अदरवाइज जितनी नॉलेज सिस्टम को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, जितनी स्मूथली इंटीग्रेट कर रहा हूँ, उसका कोई रीजन ही नहीं दिखता मुझे। मैं कैसे ऐसे सब्जेक्ट के बारे में लिख सकता हूँ, इतनी कमांड के साथ लिख सकता हूँ, इतनी अथॉरिटी से बोल सकता हूँ, एज इफ आई एम द ओनली वन इन द होल वर्ल्ड।
तो जब ये वाले पार्ट को आप इन्वोक करेंगे अपने अंदर, तो आपकी आत्मा आपकी यूनिकनेस को आपके सामने रखेगी। ऑब्जेक्टिव पूरी एक्सरसाइज का ये है। जी। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कितने बार मतलब करना है, या क्या फील हो कि फिर जाना कि इतने बार बुलाना है? आप जो बोले कि नाम लेके मतलब क्या जितनी बार, फील होगा या? जितनी बार चाहे। फील तो क्या होगा ये आपको खुद ही बताओगे आप मेरे को। मंत्र भी तो आपने पहली बार ही स्कैन करके ऑब्जर्व करा। अब जी। आप आंख बंद करके भी तो देख ही रहे हो। हम्म। तो आंख बंद करके कैसे देख रहे हो? बचपन से देखते आ रहे थे ऐसे ही? नहीं, अभी देखना शुरू करा ना। तो ऐसी आवाज मारिए, वो आपके भीतर की शक्ति जो है अपने आप पुकारने पे आती है। आपको बस सवाल करने होते हैं, आपको ये एक्नॉलेज करना होता है कि यस देयर इज ए सोल इनसाइड मी, मतलब एक आत्मा है। मैं तो उसको अब आत्मा भी कहना बंद कर दिया ना, मैंने टर्म क्या लिखा है वो, सात्मा। अब सातवां को अगर आप ध्यान से देखो तो ये कॉजल बॉडी के चारों अल्फाबेट्स है ना। म त श क्ष, चारों अल्फाबेट हो गए ना। जी। अगर मैं इसी हम्म। को जो है ल के साथ में जोड़ दूंगा हम्म। तो मैं बोलूंगा लक्षात्मा। तो ये पूरी कॉजल बॉडी हो गई मेरी। हम्म। तो बोल कर देख लीजिए, चिन्मयी सतपति की लक्षात्मा हाजिर हो, तो वो जी। सामने आएगी। 2-4 दिन आंख बंद हम्म। करके हम्म। अंदर घर में बैठ के करके देखिएगा, नहीं हो तो खड़े होके जोर से आवाज मारिएगा, चिन्मयी सतपति की लक्षात्मा हाजिर हो। अपने आप लक्षात्मा आएगी। बट जी। हमारे यहाँ देखिए, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी हमारे देश के अंदर इसलिए थी बिकॉज किसी को भी निर्धन नहीं रखा गया था। हमारे देश में भिखारी डाकू नहीं थे, ये तो अंग्रेजों ने लिख कर दे रखा है। हम्म। बट जो पार्ट समझने वाला था, हमारी वो वाली क्लास नहीं हो पा रही एक्चुअली। वो मैं थॉट पे क्लास करना चाह रहा था एक। जी। तो वो एक नया पार्ट हो जाएगा। बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू हाईलाइट इज आपको छल पता होना चाहिए। अगर छल पता होगा ना, देखिए हमारे 16 एट्रीब्यूट है, जैसे अ आ, ई होता है, ऐसी 16। मैं एक सेकंड उसको खोल लेता हूँ। ये देखिए मैंने शेयर कर दिया। मैं इसी पार्ट को जो है एक दफे एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे, हम अपने आप को वापस ध्यान करें। मेरा पहला जो फिलॉसफी था वो था योग। हम्म। ठीक, योग का मतलब क्या हो गया? मेरी एक ग्रॉस बॉडी है, सटल बॉडी है, कॉजल बॉडी है, हर एक के अंदर 5-5 तत्व हैं। हम्म। तो ये मुझे क्या पता चला? एक योग की स्थिति पता चली, कॉम्बिनेशन। योग का मतलब एक्सरसाइज नहीं है, इट इज ए कॉम्बिनेशन। हम्म। ठीक है, पहला पार्ट। हम्म। कॉम्बिनेशन के लिए टर्म यूज होता है प्लस, ऑपोजिट होता है कॉम्बिनेशन का माइनस। जी। प्लस बन जाता है कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लिकेशन, और इसका ऑपोजिट होता है डिवीजन। हम्म। मल्टीप्लिकेशन कॉन्टिन्यूस होने पे बनता है एक्सपोनेंशियल, हम्म। उसका ऑपोजिट होता है लोगैरिथम्स। हम्म। एक्सपोनेंशियल का कॉन्टिन्यूस हो जाता है इंटीग्रेशन, हम्म। और इसका ऑपोजिट होता है डिफरेंशिएशन, हम्म। डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी। ये जी। 8 स्टेप्स ऑफ योगा है। हम्म। ये मेरा पहला पार्ट पूरा हो गया।
तो जी। योग क्या है? योग इज माई जर्नी फ्रॉम प्लस टू इंटीग्रेशन। हम्म। आपकी बॉडी में एक सेल है, एक सेल से एक सेल जुड़ने पर टिश्यू बना, टिश्यू से टिश्यू जुड़ने पर ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन जुड़ने पर सिस्टम बना, सिस्टम से सिस्टम जुड़ने पर इंटर सिस्टम बना, इंटर सिस्टम से बॉडी बनी। तो अगर मैं आपकी बॉडी को डिफाइन करूंगा तो मैं क्या कहूंगा? इट इज ए इंटीग्रेशन ऑफ सेल। हम्म। पर जी। उसकी जर्नी कैसे चली? प्लस, कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लिकेशन, कॉन्टिन्यूसली एक्सपोनेंशियल, कॉन्टिन्यूसली इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को ही संस्कृत में संहिता कहते हैं। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। योग के बाद दूसरा है सांख्य, सेकंड फिलॉसफी। सांख्य का मतलब क्या है? मुझे ये पता चला कि वो एक से अनेक था, तो हम्म। प्रत्येक का काउंट क्या होगा? हम्म। तो मुझे काउंटिंग पता चली, काउंटिंग से हम्म। मेरी सेकंड फिलॉसफी बनी विच इज सांख्य। हम्म। ठीक है। अब मैंने बोला जी एक वन होता है, एक टू होता है, एक थ्री होता है, ऐसे करके मुझे काउंटिंग पता चली। जब मुझे काउंटिंग पता चली तो मुझे वेरिएशन पता चला, और वो वेरिएशन जो है उससे मुझे पता चला प्रत्येक काउंट का क्या विशेषता है। हम्म। प्रत्येक काउंट की क्या विशेषता है। हम्म। इससे बना तीसरा फिलॉसफी विच इज वैशेषिक दर्शन। ये फिलॉसफी है। अब जब मुझे विशेषता पता चली तो प्रत्येक विशेषता का क्या जस्टिफिकेशन है। अब महालक्ष्मी को मैंने क्या बोला? वो गुण की क्रिएटर थी। जी। यानी पूरी दुनिया में जितने भी गुण हैं उसका हम्म। सम्मिलित स्वरूप जो है वो महालक्ष्मी स्वयं है। हम्म। पर प्रत्येक गुण का जस्टिफिकेशन क्या है? उसको कहते हैं न्याय दर्शन। ये फिलॉसफी है। हम्म। ये न्याय जो है, जब आपको पकड़ में आ जाता है तब आपको चारों तरफ केवल विशेषताएं ही विशेषताएं दिखती हैं, क्योंकि हम्म। आपको हर एक चीज का जस्टिफिकेशन समझ में आ गया। अगर आप आत्मा की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि आत्मा के अंदर 6 गुण हैं। एक बुद्धि है, एक धर्म है, एक अधर्म है, एक इच्छा है, एक द्वेष है, प्रयत्न है। भाई ये 6 तो हम्म। हमारे फिलोसफिकली बताए हुए हैं। आप चाहो तो और ज्यादा ढूंढ लो। बट आप कहते हो मेरी बुद्धि और मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं उनकी बुद्धि और हम्म। 800 करोड़ लोगों की बुद्धि, सब में हम्म। एक अलग अलग डिस्टिंक्शन है। हम्म। उस डिस्टिंक्शन को मैं अगर आइडेंटिफाई करूंगा तो मैं बोलूंगा कि वो डिस्टिंक्शन मुझे ये बताएगा कि वो ईश्वर कैसे है। क्यों? क्योंकि हर एक की वेरिएशन है। 800 करोड़ लोग पैदा हुए, 800 के 800 करोड़ में जो है वेरिएशन है। इतनी वेरिएशन कौन डाल सकता है? इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तब वो कहते हैं जो चीज ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है वो डिवाइन के लिए पॉसिबल है। तो आप हम्म। जस्टिफिकेशंस को देखकर विशेषताओं में जब एनग्रॉस होते हो, उस विशेषताओं में जाने पर उसको कहते हैं मीमांसा। मीमांसा का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। अब अपने विशेषताओं में सारा वो करा, आपको हर एक के अंदर विशेषता दिखनी शुरू हो जाए। इमेजिन करिए एक सिचुएशन कि हर एक की ऑरा, हर एक की हम्म। आत्मा आपको दिखनी शुरू हो जाए। हम्म। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए, आपको बोलने का भी मन नहीं करेगा। आप कहीं मार्केट प्लेस में खड़े हैं, कहीं अपने घर की बालकनी में खड़े हैं, पहाड़ों को देख रहे हैं तो उसकी ऑरा दिख रही है, सूर्य को देख रहे हैं तो उसकी ऑरा दिख रही है,
चंद्रमा को देख रहे हैं तो उसकी हर चीज की ऑरा, और ऑरा हम्म, का रीजन केवल आत्मा है, नो अदर रीजन। पहाड़ में भी एक आत्मा है। तो जब आपको हर एक चीज की ऑरा दिखने लगेगी, आपका बोलना बंद हो जाएगा, मौन हो जाएगा आपके लिए। आपकी आंखें सिर्फ विजुअलाइज ही करती रहे, आंखें बंद करें तो भी दिख रहा है, आंख खोल रहे हैं तो भी दिख रहा है। उस डोमेन में जब आपकी भाषा मौन हो जाए, वेद हम्म, मतलब भाषा प्लस जी। अंत, वो छठी फिलॉसफी बनती है वेदांत। इस तरह से हमारे फिलोसफिकली छह डोमेन्स हैं: योग, सांख्य, वैशेषिक न्याय, मीमांसा, वेदांत। ठीक है जी। हम्म, अब हम्म, उस मीमांसा और वेदांत में एक जस्टिफिकेशन की बात करी गई, जिसको न्याय कहते हैं। तो जब वो न्याय दर्शन को देखा गया, उसमें हम्म, 16 पार्ट थे। 16 पार्ट कहां से आए? अ, आ, ई उ ऊ, लाइकवाइज। वो हम्म, 16 पार्ट कौन कौन से थे? पहला पार्ट था प्रमाण, दूसरा पार्ट था प्रमेय, ठीक है, तीसरा पार्ट था संशय, चौथा पार्ट था प्रयोजन, पांचवा पार्ट था दृष्टांत, छठा पार्ट था सिद्धांत, सातवां पार्ट था अवयव, आठवां पार्ट था तर्क, नवा पार्ट था निर्णय, और 10वां पार्ट था वाद। फिर 11वां पार्ट था जल्प, 12वां पार्ट था वितंडा, 13वां पार्ट था हेतवाभास, 14वां पार्ट था छल, जाति और विग्रह। तो यहां पर जब मैंने टर्म देखी छल, हम्म, अब ये इसको समझना बड़ा आसान है। इसको अ लिख दीजिए, इसको आ लिख दीजिए। ई, ई, उ, ऊ, रि, रि, लिरि, लिरि, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। ये मेरे 16 पार्ट हो गए। प्रमाण प्लस प्रमाण, हम्म, प्रमाण प्लस प्रमाण, ये क्या हो गया? प्रमेय हो गया। हम्म, मतलब आपके पास किसी भी चीज के अगर दो प्रमाण हैं, हम्म, तो आप उससे उसको अजम्पशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम्म, जब आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो आपको क्या करना हम्म, होता है? आपको कुछ चीजों के प्रमाण देने पड़ते हैं।
जब दो प्रमाण आपके पास में आ जाते हैं, हम्म प्रमाण का जस्टिफिकेशन आपका बन रहा है, ये पूरा हम्म पूरा पार्ट किसके लिए? जस्टिफिकेशन के लिए है। हम्म तो जब आप इस जस्टिफिकेशन को जनरेट करते हो तो आपके प्रमेय, प्रमेय कहते हैं प्रमाणित को, हम्म तो ये प्रमाणित किया जाता है। मैंने हम्म हीलिंग करी, आपको उसका फर्क महसूस हो गया। मैंने 100 जनों की हीलिंग करी, 100 जनों को उसका फर्क महसूस हो गया। तो प्रमाणित किया जाता है कि हीलिंग करने से महसूस होता है। हम्म एक व्यक्ति की हीलिंग करी, उसके कैंसर में रिवर्सल आ गया, 100 व्यक्तियों की हीलिंग करी, कैंसर में रिवर्सल आ गया। इसका प्रमाण किया जाता है कि इनकी प्रक्रिया से कैंसर में हीलिंग होती है। हम्म ठीक है, पहला पार्ट हो गया। हम्म दूसरा पार्ट, संशय। संशय मतलब डाउट। हम्म संशय, ई प्लस ई, हम्म संशय प्लस संशय बराबर प्रयोजन, पर्पस ऑफ स्टडी। हम्म मुझे कुछ भी स्टडी करना है तो आई शुड हैव अ डाउट। व्हाई देयर इज अ डाउट? भाई डाउट इसलिए है क्योंकि कोई कनेक्शन ही नहीं दिख रहा। कैसे एक हम्म मेरठ में बैठा हुआ व्यक्ति अमेरिका में बैठी हुई महिला की हीलिंग कर सकता है, या अमेरिका में बैठी हुई महिला कैसे मेरठ की किसी महिला की तबीयत को ठीक कर सकती है? हम्म तो दो डाउट इकट्ठे करे और हम्म ये पर्पस ऑफ स्टडी हो गया, प्रयोजन। प्रयोजन मतलब हम्म पर्पस। दो दृष्टांत मिले, भाई दुर्गा सप्तशती में ये लिखा है, गीता सप्तशती में ये लिखा है, दृष्टांत हम्म प्लस दृष्टांत इक्वल टू सिद्धांत, प्रिंसिपल। हम्म तो आपने कुछ दृष्टांत को जोड़ा। अच्छा बताइए हनुमान जी कैसे जाग गए? अच्छा बताइए ये परशुराम जी ने उनका गला काट दिया, फिर भी वो जिंदा कैसे हो गई? अच्छा, ये हम्म राहु केतु जो है इनका गला कटा, फिर भी ये कैसे जिंदा है? इसका मतलब गला कटने पे जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति मर जाए। हम्म गला हम्म काटने के बाद भी उसको जिंदा किया जा सकता है। तो हम्म दृष्टांत से दृष्टांत जोड़ा और वो बन गया सिद्धांत। हम्म हम्म अवयव, अवयव का क्या मतलब होता है? गूगल करिए, टाइम मत लगाइए, ये तो ऐसी चीजें हैं, आपको अभ्यास कर लीजिए अब ये वाला। अवयव, अवयव कहते हैं अंग को, हिस्सा। हम्म तो
अवयव प्लस अवयव इज इक्वल टू तर्क। मतलब एक अंग प्लस दूसरा अंग। जी। तो जब एक ही चीज के दो अंग मिल गए तो हम्म। उनके मिलने पर उत्पन्न हुआ तर्क, रीजन आ गया। हम्म। भाई अंग जो है वो शरीर का भाग है ना, तो आपने दो जी। भाग जोड़े तो आपने बोल दिया कि भाई ये एक शरीर की इंटीग्रेटेड फॉर्म है। हम्म। आप सारी चीजों को जिसके हम्म। मतलब आपको पता चला एक हेड है, एक नेक है, एक टेल है, तीन अंग है। हम्म। लेकिन तीन अंग जुड़ने के ऊपर जो है वो एक शरीर बन हम्म। रहा है, स्नेक का शरीर बन गया। हम्म। तो जब आपने अंग से अंग जोड़ा तो आपको पता चला कि ये एक शरीर है, तो अंग से शरीर की कल्पना, उसी कल्पना हम्म। को अवयव से तर्क बनने की प्रक्रिया कहेंगे। अंग का क्या जस्टिफिकेशन, अवयव का क्या जस्टिफिकेशन है? हाँ। ठीक है, इससे बना क्या बना, आपका तर्क बन गया ये। निर्णय, निर्णय प्लस निर्णय इज इक्वल टू वाद। निर्णय कहते हैं किसको? डिसिशन। डिसीजन। हम्म। आपने कहा देखिए फलाने व्यक्ति ने चोरी करी थी, आपने उसको 5 साल का दंड दिया था, ये लास्ट निर्णय है। और इससे पहले ये वाला निर्णय आपने एक्स कंडीशन में भी दिया था। तो निर्णय से निर्णय मतलब वाद, वाद इज, दैट इज द पॉइंट ऑफ डिबेट। हम्म। आपने दो सिचुएशन में ये जस्टिफिकेशन दिया था, ये जजमेंट दिया था, हम्म। ये डिसीजन 2 बार दिया जा चुका है, तो अब आप थर्ड टाइम अलग डिसीजन नहीं दे सकते। हम्म। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं जल्प। अब जल्प क्या हो गया, ए का मतलब क्या हो गया, अ प्लस ई, यानी हम्म। प्रमाण प्लस संशय हम्म। हम्म। जी। इज इक्वल टू वितंडा। मतलब ये प्रूफ है, हम्म। ये मेरा डाउट है। एक प्रूफ हम्म। है और एक एंड। डाउट है। तो हम्म। प्रूफ प्लस डाउट हम्म। लीड्स टू अ सिचुएशन ऑफ वितंडा, डिपेंडेंटली। सॉरी, लीड्स टू अ सिचुएशन ऑफ जल्प। जल्प मीन्स। गूगल करिए ना, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? जी। क्या है? A type of discussion where parties argue without proper rules or justification. Wrangling or quibbling. औचित्य, सत्य आदि का विचार किए बगैर केवल अपनी ही बात को सही प्रमाणित करने का प्रयत्न करना, जी। इसको कहते हैं जल्प। हम्म। इसमें दो पार्ट होते हैं जल्प में, एक प्रमाण होता है
और एक संशय होता है। हम्म, हम्म, तो प्रमाण और संशय को देखना हम्म, कंबाइंड फॉर्म में, उसको जल्प कहते हैं। हम्म, मतलब मैं बिना अपनी, अब यहां पर मेरा संशय था, मैं एक प्रमाण और एक संशय को जोड़कर उसको जल्प बनाकर बैठा हूं। हम्म, जल्प मतलब मैं जो कह रहा हूं वही सही है। एंड हाँ दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। संस्कृत में जहां जहां आदेश लिखे हुए हैं, संस्कृत ग्रामर में जी। आदेश में यही प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं ना, ये वैसे ही है। भाई लॉजिक क्या है? हम्म, आगे बढ़ते हैं, अभी ये और बेटर तरह से समझ आएगा। अ प्लस ई ए, अ प्लस ए आई, अ जी। प्लस ए आई, विच हम्म, मीन्स प्रमाण प्लस जल्प। हम्म, हम्म, अब जल्प क्या था? हमने ऊपर से उठा लिया। जल्प था प्रमाण हम्म, प्लस संशय। हम्म, यानी मेरे पास दो प्रमाण है जी। और एक संशय है, मैं उसको कंबाइंड करूं और फिर उसको कहते हैं वितंडा। वितंडा का अर्थ क्या है, फिर गूगल कर लीजिए। वितंडा का हिंदी मीनिंग है निरर्थक दलील, जी मुझे कुछ, हाँ। नॉन सब्सटेंशियल हाँ, इंफॉर्मेशन। जी। ये मस्जिद तो मेरी ही है। बोले किसने कहा? बोले बाबर ने कहा था। भाई बाबर ने कोई लिखित में प्रूफ दिया था? नहीं दिया तो क्या हो गया, उन्होंने बोला तो था मेरी है, मेरी है। तो जब कभी विदाउट मतलब दो प्रूफ की बारे में, दो लॉजिकल चीजों की बात करी और एक इलॉजिकल चीज की बात करी और बोला हेंस इट इज जस्टिफाइड। नो, इट इज नॉट जस्टिफाइड। टिल द टाइम यू गिव मी समथिंग एज ए निर्णय, समथिंग एज ए प्रमाण, समथिंग एज ए प्रमेय, जब तक वो हम्म, नहीं आएगा जी। तब तक पूरी बात प्रूफ नहीं हो सकती। हम्म, सो दैट इज कॉल्ड वितंड, वितंड। जल्प वितंड। नेक्स्ट पे आते हैं, हेत्वाभास। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। हेत्वाभास क्या हो गया? ओ किसे कहते हैं? अ प्लस उ, ओ। हम्म, अ क्या है? प्रमाण। उ क्या है? दृष्टांत। जब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो वो बनता है हेत्वाभास। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काट रही है। हम्म, ठीक है, ये हो गया प्रमाण। हम्म, दृष्टांत हो गया, हम्म, ये महिला जो है उस पुरुष के साथ अग्नि के चक्कर काट रही है। हम्म, ठीक है, तो ये दोनों विवाह हो गया इनका। जी। तो प्रमाण था पृथ्वी का, एग्जाम्पल दे हम्म, दिया एक दृष्टांत का कि ये महिला इस अग्नि की चक्कर काट रही है। ये चक्कर हम्म, काटने से कुछ नहीं होता। आपने अग्नि के इर्द गिर्द 7 चक्कर ले लिए, इससे शादी नहीं होती है। आपने अग्नि के इर्द गिर्द 7 संकल्प लिए, शादी उससे होती है।
इसलिए इसको कहते हैं हेत्वाभास। हेत्व कहते हैं हेतु, हम्म हम्म और आभास फील करना। हम्म हेतु मतलब पर्पस, हम्म और आभास मतलब फील करना। तो फीलिंग ऑफ दैट पर्पस, ये हेत्वाभास होता है। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। अ प्लस ओ, ओ, अ प्लस ओ, औ। हम्म हम्म मतलब अ था प्रमाण, हम्म प्लस दृष्टांत या सिद्धांत, इन दोनों ही सिचुएशन में प्रमाण के साथ इसको जोड़ने से बनता है छल। मैंने एक दृष्टांत दिया। एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने देखा पानी में से सूरज बाहर निकल रहा था, और मैं चुपचाप वहां पे बैठा ही रह गया। और मैंने अगले दिन, उसी दिन थोड़ी देर बाद क्या देखा, वो सूरज पानी में से निकल रहा था। इसलिए मैं ये प्रमाणित करता हूं कि सूर्य जो है जल में से उत्पन्न होता है। मैंने उसको अंदर जाते हुए भी देखा था, मैंने उसको बाहर आते हुए भी देखा था। अंदर बाहर देखने से कोई भी चीज जो है इस बात का प्रमाण होती है कि ये ही सत्य है। प्रमाण, सूरज हम्म जल में से निकलता है। प्रमाण, सूरज जल में जाता है। हम्म ये दृष्टांत हो गए। मैंने देखा, और जो देखा हम्म उसको सत्य मान लिया। हम्म तो जब आप एक प्रमाणित प्रक्रिया को एक दृष्टांत का बेस देते हो, तब वो छल हम्म बनता है। मेरे को ये कॉन्सेप्ट पिछले 12 साल से, 14 साल से बिल्कुल क्लियर है। इसलिए हम्म मुझे छल पकड़ने में चुटकी बजाने जितना टाइम लगता है। उसने बोला मुंड माला, अबे मैंने कहा आदमी नहीं पैदा हुआ, मुंड माला कहां से आ गई? महाकाली के गले में तूने मुंड माला डाल दी, छल। महाकाली को काले रंग का कर दिया, छल। कृष्ण को काले रंग का कर दिया, छल। जब आप अपनी बुद्धि को इस प्रकार बना लें कि वो छल को चुटकी बजाकर पकड़ ले, तब आप हम्म बुद्धिजीवी कहलाएंगे। assumption is part of a complete truth. Assumption is never a complete truth. हम्म हम्म ठीक है जी। जी ये हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इनके बाद एक टर्म आती है जाति। कौन किसको क्या ग्रहण करता है। अंग, अंग मतलब नेजल कैविटी, अंदर जाना। अंदर हम्म क्या जाता है? जाति जाती है। जाति मतलब कॉमनैलिटी। आप अपने भीतर अपनी जाति को धारण करते हैं, मतलब आप जिस कास्ट सिस्टम को बिलोंग करते हैं उसकी कॉमनैलिटी आपके अंदर हमेशा एग्जिस्ट करती है। इट नेवर गोज इन वेन। इट नेवर गोज इन वेन। और विग्रह, आप जिस चीज को बाहर छोड़ते हैं वो विग्रह। विग्रह मतलब यहां पर है स्वरूप से। व्हाट डू यू लीव एज एन इमेज। हम्म आप किसी पार्टी में गए और आपने वहां पे झगड़ा करा। आप किसी पार्टी में गए और आपने पूरी पार्टी में रौनक जमा दी। जब आप वहां से उठे,
व्हाट इज द इमेज यू हैव लेफ्ट देयर, हम्म, इसको हम्म, विग्रह कहते हैं। हम्म, थिंग विच इज नॉट देयर बट इट लीव्स एन ऑरा ऑफ दैट सॉर्ट। हम्म, ठीक है। तो जब मैंने इस 16 पार्ट को, अब ये 16 पार्ट किसके लिए हैं? जस्टिफिकेशन, ओनली फॉर जस्टिफिकेशन। किसका जस्टिफिकेशन? गुण का जस्टिफिकेशन। गुण कहां से इंटीग्रेट हुए? कॉजल बॉडी कौन थी? महालक्ष्मी। जी, मुझे तो महालक्ष्मी समझ में आनी शुरू हो गई, चारों तरफ मुझे महालक्ष्मी महालक्ष्मी। क्योंकि जैसे ही मैं कोई चीज देखता, फट से छलनी की तरह इधर से उधर हो जाती। मेरा लक्ष्य था मंत्र चिकित्सा। मैंने कहा ब्राह्मण हम्म, का सम्मान कौन करेगा जब मंत्र का ही सम्मान नहीं है? तो मुझे मंत्र की प्रक्रिया को जागृत करना है। मंत्र कैसे जागृत होगा? बोले जी मंत्र जागृत होगा उसके अंदर की शक्तियों से। शक्ति कैसे जागृत होगी? बोले शक्ति जागृत होगी जब आप शक्तियों की तरफ देखोगे। शक्ति होती क्या है? ऐसे करके हम्म, मैं हर स्टेप को, दूसरे स्टेप से दूसरे स्टेप को, तीसरे स्टेप से सालों साल लग के जोड़ता रहा। मेरे 14 साल पूरे हुए। तब मैंने कहा ये एक्चुअल ऐसा। कोई संस्कृत का विद्वान आपको ना ये अगर न्याय के 16 गुण पढ़ा दे तो बेकार ही है मेरे पढ़ाई करने में। मैंने आपको ऐसे करके संस्कृत का सबसे बड़ा सूत्र सिखा दिया। ये चुटकी बजाते ही हो गया। आप किसी भी संस्कृत विद्वान से पूछना कि मेरे को न्याय के ना 16 वो समझने हैं, पार्ट समझने हैं। 16 एलिमेंट्स ऑफ न्याय क्या होता है, इसको विकिपीडिया पे ही पढ़िएगा। अब तो आपको मैंने पूरा स्ट्रक्चर बता दिया। अब आप इसी को जी, विकिपीडिया पे पढ़िएगा और किसी भी संस्कृत के एक्सपर्ट है, मजाल है आपको कुछ भी समझ में आ जाए। कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब आपको पता चल गया कि ये किस तरह से है, बट आप उसको हम्म, पढ़िएगा। हमारे यहाँ चीजों की प्रॉब्लम ये है, सबने उसे जो है छल वाली डोमेन से ही बना रखा है। गुरुजी गए गुफा में, वहां पर उन्हें महालक्ष्मी के दर्शन हुए। जब दर्शन हुए तो उन्होंने बताया भाई दर्शन हुए, बड़ा मजा आया। तब तो 15 साल का रहा, 14 साल का, लेकिन दर्शन हुए। क्या क्या दिखा आपको? कुछ नहीं, मुझे तो उनके सिर्फ पैर दिखे और पैरों में एक चमकती हुई सी पाजेब दिखी। ठीक है जी। अब अब जब चेला जो है वो गुफा में जो गया नहीं वो कहानी सुनाएगा। गुरु जी गए गुफा में। गुफा में जाने के बाद वहां सांप, बिच्छू, शेर, चीते, भालू सब आ रहे थे। गुरुजी ने कहा तुम सब कुछ करते रहो, मैं तो यहीं बैठूंगा। गुरुजी बैठे रहे, बैठे बैठे बैठे। एक दिन गुरुजी को जो है वो देवी के दर्शन हुए। ओहो, देवी का क्या श्रृंगार था। उनके सर पे नींबू रखे हुए थे, उनके इधर ये रखा था, उनके गले में ये था। भयानक सी देवी थी। जंगल में गुरुजी को बिल्कुल डर नहीं लगा, बोले मैं किसी से नहीं डरता। कौन है? जब आप इसे पढ़ेंगे, इस तरह से कहानियां सुनेंगे, आप कहेंगे ये छल है। ये गया ही नहीं है, कहानियां सुना रहा है अपने गुरु के नाम पर। एंड दैट इज व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द प्रोसेस। आपको हर बंदा कहानी सुनाएगा। प्रूफ क्या है? पर प्रूफ की अप्रोच क्या है? दो पार्ट हो गए ना। जी, हम्म, तो जब दो लोग बहस करते हैं तो आप क्लियर कट कहिए बहस करने का कोई लाभ नहीं है, टिल द टाइम वी हैव अ इंडिपेंडेंट जज हु इज नॉट बायस्ड। हम्म, जुडिशरी में क्या होता है? यही होता है ना, एक हम्म, प्रो होता है, एक अगेंस्ट होता है, बट जो जज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली अब हमारे देश में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिससे हमें पता चला कि जुडिशरी भी जो है, जज भी जो है, करप्ट है। वो बायस्ड है। वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रमाण अपना वाद नहीं पेश कर रहा, अपना निर्णय नहीं दे रहा। वो जल्प, वितंडा, हेतवाभास, छल, इन सारी डोमेन्स को कंसिडर कर रहा है। तो ऑब्वियसली न्याय कैसे होगा? तो जब मैंने ये पढ़ा मैंने कहा अरे मजेदार चीज मिल गई।
मैंने कहा हे प्रभु, दंड नायक हाजिर हो, क्योंकि मैं तो किसी को भी पुकार सकता हूँ, आना नहीं आना उसकी मर्जी है, मेरे पुकारने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या देखा, एक बच्चा जो है, छोटा बच्चा 1 साल तक का, जब वो रोता है तो मदर उसको फीड कराने आती है, पर मदर काम करते करते बच्चे के रोने के तरीके को आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये नकली रो रहा है या असली रो रहा है। जी। बोले अभी ये ऊ कर रहा है, ये इसका मतलब अभी इसको जो है असली भूख नहीं लगी है, फिर मुझे मेरा बार बार खून पिएगा, छोड़ो इसे अभी। वो काम करते रहेगी। फिर जब बच्चा एक बार गला फाड़ के रोता है बिल्कुल, बोले नहीं नहीं अब तो ये वाकई भूखा है, तब मदर उसको फीड करा देती है। एंड दैट्स हाउ इट इज। व्हाट आई रियलाइज्ड इज, लाइफ में आपको तसल्ली से रोना आना चाहिए। अगर आप दिल से रोएंगे, उस भूख को जानकर रोएंगे, मदर आएगी ही आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मदर ना आए। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म, तो हम्म, आपको अपने आप को प्रत्येक स्थिति में इस प्रकार से रखना है, आपको रोना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बट आप जिस चीज के लिए रो रहे हैं उस रुदन को फील करिए कि आप उस डोमेन में वाकई भूखे हैं। तो जब आप इस बात को फील करेंगे कि मैं चिन्मयी सतपति को जानती ही नहीं, और मेरी इतनी एज हो गई मैं अभी तक चिन्मयी सतपति की संगति ही नहीं कर पाई, तब आपको चिन्मयी संगति, चिन्मयी सतपति का गैप फील होगा कि आई, टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई नेवर अटेम्प्टेड टू कनेक्ट विद माई ओन सेल्फ। और फिर आप रोएंगी। जब आप उस टाइम पर रोएंगी, तब आपको आपकी चिन्मयी सतपति की डिवाइन फॉर्म पता चलेगी। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो मैं जब कभी कोई चीज देखता हूं, मैं तो कहता हूं मुझे पहले वो पार्ट पता चले, और छलनी में कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसे चुटकी बजा के चीज छल जाती है। कहानी पता चलने में कोई टाइम लगता है, बट लॉजिकल स्ट्रक्चर तो पता हो। अब ये लॉजिकल स्ट्रक्चर है, पूरी दुनिया की जुडिशरी और हर वो चीज जो कि हाइपोथेसिस को प्रूव करती है, वो ऐसे होती है। तो जब तक आपको सही तरीका नहीं पता, आप अपने गलत तरीके को ही दृष्टांत हम्म, का वो करके, मेरे गुरुजी ने बताया था वो ऐसी दिखती है, उनके गुरुजी ने भी बताया था वो महालक्ष्मी ऐसी दिखती है। भाई, जिसने देखा है वही बता सकता है। जी। आप सिर्फ दूसरे की कहानियां बताओगे। तो मैं ये कभी नहीं चैलेंज करता कि इसके गुरुजी ने दर्शन नहीं करे, या इसके गुरुजी को तो दिखाई नहीं वो झूठ बोल रहे थे। नो, गुरु इज ऑलवेज प्योर। हम्म, सारी प्योरिटी गुरु के अंदर ही होती है, चेले में नहीं होता कुछ। चेले को गुरु बनना पड़ता है। गुरु बनने के लिए गुफा में जाना पड़ता है, गुफा में जाने के बाद तपस्या करनी पड़ती है। अब वो तपस्या अपने घर को करे, गुफा अपने कमरे को माने, नो प्रॉब्लम्स, बट एकांतवास करना ही पड़ता है। किसका एकांतवास? अपने आप का, अपनी डिवाइन फॉर्म से कनेक्ट ही होना पड़ता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। एंड दैट्स हाउ इट इज। इसलिए मैंने कहा कि ये मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था, बार बार कोई ना कोई बैरियर आता या कुछ होता, आप नॉर्मली भी क्वेश्चन करते, तो मैं कहता कि ये वो वाले क्वेश्चन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा। तो आज मैंने फोर्सफुली बोला कि नहीं, पहले हम इस पार्ट को पूरा करते हैं, बिकॉज इसके बिना आपका बुक लिखना इनकम्प्लीट है। क्योंकि जब तक आप दूसरे को ऑरा स्कैन नहीं करेंगी, आपको उसके कलर नहीं दिखेंगे, तब तक आप ये लिख ही नहीं सकते कि आंख बंद करके देखा जा सकता है। तब तक आप दूसरे की हम्म, कहानियां सुनाएंगे। अब आप कभी भी दूसरे की कहानियां सुनाने में आपको बहुत दिक्कत आएगी, नहीं नहीं
ऐसा नहीं करते, गलत बात है। हम्म, सो नाउ इट इज ए ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है जी, करें आज वाइंड अप यहीं पर। जी राइट जी, हाँ। थैंक यू।